पाकिस्तान का बस नाम सुनने के बाद दिलजीत दोसांझ जो हैं वो कुछ ऐसा बयान देते हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर कि उसके बाद जो है ये पूरा बयान वायरल हो जाता है और इसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ जाता है। पंजाबी गीतों के एक लोकप्रिय गायक हैं दिलजीत दोसांझ। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये कुछ कुछ फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और कुछ लोग कहते हैं कि दिलजीत दोसांझ जो हैं वो पंजाबी गीतों के रॉक स्टार हैं। तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। पिछले 2-3 दिन से ये लगातार सुर्खियों में हैं और ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि इनका एक कार्यक्रम हुआ था, एक इनका कॉन्सर्ट हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो उसके बाद से ये लगातार सुर्खियों में है और ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका कंसर्ट कुछ ऐसा हुआ था, उस कंसर्ट की वजह से, इनके गीतों की वजह से ये सुर्खियों में, ऐसा नहीं है। दरअसल इस कार्यक्रम में जब ये जो इनका कंसर्ट हुआ था इसमें उनका एक बयान जो है, अपने बयान की वजह से ये सुर्खियों में है और अपने बयान के कारण ये ट्रेंड कर रहे हैं। और ये इन्होंने बयान दरअसल भारत और पाकिस्तान को लेकर दिया था और इसीलिए जो है वो पिछले 2-3 दिन से लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में इन्होंने जो बयान दिया था, दिलजीत दोसांझ ने जो बयान दिया था भारत पाकिस्तान को लेकर, उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हालांकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ये जो कॉन्सर्ट था, इस कॉन्सर्ट के दौरान जब दिलजीत दोसांझ ये कार्यक्रम कर रहे थे तो उसमें जैसा कार्यक्रमों में होता है, कोई ना कोई प्रमोशनल जो है किसी प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन होता है, कुछ इस तरह का होता है क्योंकि उससे एडवर्टीजमेंट मिलता है, उससे पैसा मिलता है। तो इस कार्यक्रम में जो है एक प्रमोशनल इवेंट था जिसमें दरअसल एक विशेष किस्म का जूता, किसी कंपनी का कोई शूज़ होगा, वो शूज़ जो है वो किसी एक दर्शक को जिसने टिकट खरीदी होगी, जिसका लकी ड्रॉ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, तो ऐसे किसी दर्शक को एक विशेष किस्म का शू जो है वो देना था, उसका इनाम निकला था। अब जब ये इनाम की घोषणा हुई और दिलजीत दोसांझ के हाथों ये इनाम मिलना था, ये तोहफा मिलना था, तो ये जब जिसके नाम आया वो लड़की, एक लड़की के नाम आया और वो लड़की जो है स्टेज पर आती है और दिलजीत दोसांझ से वो ये जूता लेती है। और जब दिलजीत दोसांझ ये जूता देते हैं तो इसके बाद वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, पंजाबी में पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो वो लड़की बताती है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो पाकिस्तान का बस नाम सुनने के बाद दिलजीत दोसांझ जो हैं वो कुछ ऐसा बयान देते हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर कि उसके बाद जो है ये पूरा बयान वायरल हो जाता है और इसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ जाता है। इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिलजीत दोसांझ का ये बयान सुनना चाहिए। आप सुन लीजिए ताकि आपको ये पूरी बात जो है और ये पूरा वीडियो आसानी से समझ सकें कि आज मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ और दिलजीत दोसांझ के ये जो बयान उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर दिया, इस पर क्यों विवाद हुआ। सुनिए जरा क्या कुछ कहा दिलजीत दोसांझ ने। Where are you from? किसी किथों है? पाकिस्तान। हम पाकिस्तान। हाँ जी, जोरदार ताड़ियां भी इन्होंने। देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एको ही है। पंजाबियों के दिल च सारे लिए प्यार है, सारे दे लिए। ये सरहदां, ये जिहड़े बॉर्डर है, ये तो साडे पॉलिटिशियंस ने बनाए हुए है, पर जिहड़े पंजाबी बोलने वाले या पंजाबी माँ बोली नूं प्यार करते हो, चाहे इधर रहिंदे चाहे उधर रहिंदे, साडे लिए सारे सांझे है। सो जिहड़े मेरे देश तो आए हैं इंडिया तो, उन्होंने भी स्वागत निघा, ते जिहड़े पाकिस्तान तो आए उन्होंने भी निघा स्वागत, साडे सारे वालों म्यूजिक साझा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, अप्रीशिएट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जोरदार ताड़ियां इस कुड़ी दे नाम दे लिए। तो सुना आपने, तो दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि हमारे लिए तो भारत और पाकिस्तान एक जैसे हैं। उनका पूरा जो बयान है इसमें दरअसल 3 मैं हिस्से कर लेता हूं। पहला हिस्सा वो कह रहे हैं कि भारत और हमारे लिए भारत और पाकिस्तान जो है वो दोनों एक जैसे हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो है ये जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर हैं भारत और पाकिस्तान की, ये तो राजनेताओं ने बना दी हैं, नहीं तो भारत और पाकिस्तान तो बिल्कुल एक है, उसमें तो कोई अलग अलग बात ही नहीं है। और तीसरी बात कह रहे हैं कि हम पंजाबियों के लिए, और जिनकी माँ बोली पंजाबी है, हमारे लिए तो सबके लिए दिल में प्यार है। ये उनके बयान के 3 हिस्से हैं। अब इस पूरे बयान को लेकर के पूरे सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है और बहस जो हो रही है उसमें कुछ लोग दिलजीत दोसांझ का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं देख लीजिए कितने बड़े दिल का आदमी है, कैसे इसने जो है इसके मन में कितनी मोहब्बत है और कितना प्यार है और पंजाबी कैसे जोड़ने की बात करते हैं। इस तरह से करके एक वर्ग जो है
जो दिलजीत दोसांझ का जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार उनका सपोर्ट कर रही है। लेकिन कुछ लोग दिलजीत दोसांझ को ये कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, गद्दार हैं, कुछ लोग इस तरह का कह रहे हैं। अब मैं दोनों ही बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। ना मैं ये रखता हूँ कि दिलजीत दोसांझ के मन में बड़ी प्यार मोहब्बत है और वो बड़ा जो है कोई जो है मोहब्बत का मसीहा है, कोई वो बड़ा भारत पाकिस्तान को एक करने वाला कोई मसीहा है। तो मैं इसको भी नहीं मानता और मैं ये भी नहीं मानता कि वो गद्दार है और वो जो है देशद्रोही है, मैं ये भी नहीं मानता। लेकिन मुझे दिलजीत दोसांझ के इस पूरे बयान से घोर आपत्ति है और मुझे लगता है कि दिलजीत दोसांझ ने जो बयान जो दिया उसके कारणों पर भी मैं जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ना मैं ये मानता हूं कि वो बड़ा उसके दिल में मोहब्बत है भारत पाकिस्तान को लेकर, ना मैं ये मानता हूं कि वो बड़ा ही जो है वो गद्दार किस्म का। मैं दोनों चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि मैं सीधी सी बात है, मैं दिलजीत दोसांझ को लेकर पर्सनली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ। वो क्या हैं क्या नहीं हैं, वो किस तरह के व्यक्ति हैं, वो उनके मन में क्या है, वो किस तरह के बयान देते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैं उनके बारे में सिर्फ तब मैंने जाना था क्योंकि मैं पंजाबी जो गीत हैं मैं सुनता नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आते, बहुत थोड़े बहुत समझ में आते हैं, उनकी धुन वुन समझ में आती है। गुरदास मान साहब का मैं ज़रूर फ़ैन हूँ, उनके ज़रूर सुनता था। लेकिन ये जो नए जो गायक आए हैं वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, ये लोग स्टेन गन ले लेकर भी इनके गाने होते हैं, कई सारे ऐसे भी स्टेन गन ले लेके गाने होते हैं। तो मुझे लगता है जिस गाने में हिंसा प्रमोट की जाती है तो मैं इस तरह की चीज़ें देखता नहीं हूँ। ये मेरी अपनी चॉइस है, आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग ज़रूर देखें। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि ये ख़राब होते हैं अच्छे होते हैं। लेकिन जो है ये मैंने कहा कि मैं ज़्यादा जानता नहीं। दिलजीत दोसांझ के बारे में मैंने पहली बार तब सुना था जब दरअसल कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच जो है किसान आंदोलन को लेकर के तीखी बहस हुई थी और वो मीडिया में आई थी। तब मैंने दिलजीत दोसांझ को थोड़ा बहुत उनके नाम से मैं परिचित हुआ और उसके बाद मुझे पता चला ये फिल्मों में भी आते हैं। फिर मैंने कहीं कहीं जो है इनके कुछ पोस्टर और कुछ तस्वीरें देखी, तब मुझे पता चला ये पंजाबी गायक हैं। तो इससे ज़्यादा मैं इनको जानता नहीं, इसलिए मैं इनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। अभी खालिस्तानी है नहीं है, ये इनके दिल में क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं जानता नहीं जिसको, मैं उसके बारे में कैसे कह सकता हूँ। लेकिन अब इस बयान का मैं विश्लेषण जरूर करना चाहूँगा, नथिंग पर्सनल। लेकिन उनका जो बयान है वो गलत है, वो खतरनाक है, इसलिए मैं उस बयान पे ज़रूर बात करूंगा। लेकिन उनके बयान पे बात करने से पहले एक जानकारी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं जब इस पूरे मामले की रिसर्च कर रहा था, आप जानते हैं मैं जो वीडियो कोई बनाता हूँ और आप तक कोई जानकारी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ तो मैं पहले उसकी अच्छी तरह से रिसर्च कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपके सामने जानकारी लाता हूँ। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ तस्वीरें देखी जो दिलजीत दोसांझ की रेहान सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति के साथ हैं और कुछ लोगों ने वो तस्वीरें भी पोस्ट की और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो देखिए ये जो रेहान सिद्दीकी के साथ तस्वीर दिलजीत दोसांझ की है, इन तस्वीरों के कारण ही जो है इनकी बोली इस तरह की है। अब मुझे लगा ये रेहान सिद्दीकी कौन है, मैं ये भी नहीं जानता, तो मैंने रेहान सिद्दीकी के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की। दरअसल ये रेहान सिद्दीकी जो है एक पाकिस्तानी और ये अमेरिका में और यूरोप में जो है इस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित करता है। इस तरह के जो कंसर्ट होते हैं, जो गानों के, जो एक्टर हीरो हीरोइंस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये उसको प्रमोट करता है, इसको ऑर्गेनाइज करता है और उसमें से ये पैसा कमाता है। लेकिन ये जो रेहान सिद्दीकी नाम का व्यक्ति है, पाकिस्तानी व्यक्ति है, भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर है क्योंकि भारतीय जांच एजेंसियों ने यह पाया कि ये इस तरह के कार्यक्रमों से जो पैसा कमाता है ना, भारत के फिल्मी सितारे, भारत के गायकों को लाकर जो है ये इस तरह के भारत के जो है जो कॉमेडी जो हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको लाकर ये रेहान सिद्दीकी जो पैसा कमाता है ना, उस पैसे का इस्तेमाल ये भारत के खिलाफ करता है, भारत में युद्ध भड़काने के लिए, भारत में आतंकवाद भड़काने के लिए करता है। कश्मीर के कई टेरर फंडिंग में जो है रेहान सिद्दीकी का जो है वो खुफिया एजेंसियों ने पाया कि रेहान सिद्दीकी पैसा लगा रहा था। यानी भारत के जो आर्टिस्ट हैं उनको ये बुलाता है और उनके नाम से ये पैसा कमाता है और उसके बाद उसी पैसे से ये भारत में निर्दोष लोगों को की जानें लेने के लिए आतंकवादियों को फंडिंग करता है। तो रेहान सिद्दीकी, और 2020 में रेहान सिद्दीकी का जो विवाद हुआ था, ये सलमान खान का भी एक कार्यक्रम रेहान सिद्दीकी ने फिक्स किया था और जब रेहान सिद्दीकी के बारे में तमाम जानकारी सामने आई, विवाद हुआ, तो सलमान खान ने 2020 में अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। माधुरी दीक्षित का भी एक बार नाम जुड़ा रेहान सिद्दीकी के साथ, लेकिन माधुरी दीक्षित ने कहा मैं उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं कर रही। तो बहरहाल तो रेहान सिद्दीकी के साथ फोटो आई तो कई लोग ये अनुमान लगा रहे कहीं ऐसा तो नहीं रेहान सिद्दीकी के साथ जो है इसकी नज़दीकियां हैं दिलजीत दोसांझ की, और रेहान सिद्दीकी इनके कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं प्रमोटर के रूप में किसी रूप में जुड़ा रहता है और इसलिए जो है पाकिस्तान को लेकर ये बयानबाजी की। ये संभव है,
लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये संभव जरूर है। हो सकता है रेहान सिद्दीकी का प्रभाव हो, या फिर रेहान सिद्दीकी प्रमोटर हो, या रेहान सिद्दीकी पीछे से पैसा लगा रहा हो, रेहान सिद्दीकी जो है कई के एहसान तले जो है दिलजीत हो, क्योंकि कार्यक्रमों के इस तरह के कार्यक्रम मिलने से, जब विदेशों में इस तरह के कार्यक्रम मिलते हैं ना कुछ आर्टिस्टों को, तो उसमें बड़ी मोटी कमाई होती है। तो जो है इसलिए हो सकता है कि रेहान सिद्दीकी से कोई दोस्ती हो या उसके एहसान तले हो सकता है उसके कारण से किया। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं ये सब चीज़ें छोड़ देता हूं, मैं मूलतः उनके बयान पर आता हूं, क्योंकि जो बयान है दिलजीत दोसांझ का वो पूरी तरह से गलत है, फेक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं उनके बयान के आधार पर इसका विरोध करूंगा और इसका खंडन करूंगा और बताऊंगा कैसे दिलजीत दोसांझ ने जो बोला वो गलत है, झूठ है, और वो सिर्फ बरगला रहा है लोगों को, वो सिर्फ बरगला रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं, और वो ये बता देता हूं जो मुझे लगता है, वो ये कि दिलजीत दोसांझ को मैंने कहा ना मैं उसको गद्दार कहूंगा, ना मैं उसको कहूंगा कि बड़ा वो भारत पाकिस्तान की अमन की आशा का कोई जो है बड़ा सितारा, ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं है। पर मुझे लगता है रेहान से ये जो दिलजीत दोसांझ है, इसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कुछ जानकारी नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि भाई गाने गाता है तो इसलिए पढ़ने लिखने का टाइम नहीं मिलता। जो व्यक्ति दिन रात जो है म्यूजिक कंपोज करेगा, एक्टिंग करेगा, विज्ञापन करेगा, पैसे कमाने में दिन रात लगा रहेगा, तो उसको पढ़ने लिखने का टाइम जो है वो नहीं मिलता होगा। आसपास भी ऐसे ही लोग होंगे जो गाने गाते होंगे, जो वो सब करते होंगे, तो इसलिए ना कोई बताने वाला होगा, ना पढ़ने लिखने का टाइम होगा। तो दिलजीत दोसांझ ने बिना पढ़े लिखे ऐसी टिप्पणी कर दी होगी, क्योंकि अगर थोड़ा पढ़ लिख लेते तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूं कि उनकी जो बात, तो मैंने 3 जो बेस दिए थे, तीनों आधार पर मैं बताऊंगा दिलजीत दोसांझ ने जो कहा वो कैसे जो है वो बेकार की बात है, फर्जी बात है, फर्जीवाड़ा उन्होंने किया, इससे ज्यादा कुछ। तो दिलजीत दोसांझ ने जैसा कहा, उन्होंने कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है ना, बॉर्डर है ना, ये तो पॉलिटिशियन ने खींचा है, वरना तो हम एक हैं। तो दिलजीत दोसांझ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बॉर्डर है ये पॉलिटिशियन ने नहीं खींचा, ये जो है एक मानसिकता ने खींचा है। और वो मानसिकता क्या है? वो मानसिकता ये है कि जो मुस्लिम हैं उनको अपना एक अलग देश चाहिए, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। इस मानसिकता ने सीमा खींची है। राजनेताओं की एंट्री तो बाद में हुई थी, और ये मानसिकता जो है ये अंग्रेजों ने, क्योंकि आपने इतिहास पढ़ा होता तो आप ऐसी बात नहीं करते, लेकिन आपने शायद स्कूल में भी क्या पढ़ाई की है मैं नहीं जानता, इतिहास कितना पढ़ा, लेकिन ये जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, ये अंग्रेजों ने पहले भारत के अंदर इस मानसिकता को, मुसलमानों के अंदर जिन्ना के माध्यम से इस मानसिकता को जो बढ़ावा दिया कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है, हिंदू लीडरशिप है, हम उनके नीचे नहीं रह सकते, और हम अलग देश चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम एक अलग चीज़ है, हम एक इस्लामी देश चाहते हैं। तो वो जो बॉर्डर खींचा है ना, वो इस्लामी देश का बॉर्डर खींचा है, वो राजनेताओं ने नहीं, वो उस मानसिकता ने करा है कि हम अलग हैं, हम हिंदुओं से के साथ मिल नहीं सकते, हम हिंदुओं के अंडर नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। इस मानसिकता ने बॉर्डर खींचा है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पॉलिटिशियन नहीं, इस मानसिकता की वजह से। अब ये भी समझ लीजिए, जब आप कहते हैं भारत और पाकिस्तान तो हमारे लिए एक जैसे हैं, तो भारत और पाकिस्तान इस मानसिकता के कारण ना एक हैं ना एक कभी हो सकते हैं। इस मानसिकता ने ही भारत और पाकिस्तान को अलग किया था, वरना तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान भारत की ज़मीन है ना। भारत जो बृहद अखंड भारत था, ये पाकिस्तान तो उसी में से निकला है ना। अखंड भारत को काटकर ही पाकिस्तान बना है। तो ये जो है, जो अखंड भारत को काटकर पाकिस्तान बना है ना, ये एक मानसिकता है, और मानसिकता के कारण वो लकीर खींची है, नेताओं के कारण नहीं। और ये मानसिकता पाकिस्तान में आज भी जिंदा है, और इसीलिए भारत और पाकिस्तान एक नहीं हो सकते। ये मानसिकता आज भी जिंदा है, इस बात को आप समझिए। अब ये मानसिकता कैसे जिंदा है मैं आपको बताता हूं। उसके मैं आपको एक नहीं, मैं आपको हजारों प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन कुछ प्रमाण आपको देता हूं, क्योंकि कुछ प्रमाण आपको मिलेंगे। आपको मालूम है, आप बड़ा, और दिलजीत दोसांझ ने इस वीडियो में, इस बयान में ये भी कहा कि हम जो पंजाबी हैं, हमारी जिनकी माँ बोली पंजाबी है। तो दिलजीत दोसांझ जी, आपकी अगर माँ बोली पंजाबी है तो आप इतना ही कम से कम पढ़ लेते, इतना ही रिसर्च कर लेते कि आपकी जो माँ बोली पंजाबी है उसके साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अब आपको ये भी नहीं पता होगा, आपको लगता है कि हम तो पंजाबी बोलने वाले हैं, वो भी पंजाबी बोलने वाले, ये भी पंजाब वो भी पंजाब, तो हम तो एक जैसे। एक जैसे नहीं है सर, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए। ये जो पंजाबी भाषा है ना, भारत में फल फूल रही है, भारत में वो आराम से पंजाबी भाषा फल फूल रही है। आप गाने गाते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये डाइंग भाषा है, मरने वाली भाषा है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो है उर्दू बोलने वाले लोग जो हैं
वो मुश्किल से 2 से 4% लोग हैं। पंजाबी बोलने वालों की जो तादाद है वो करीब करीब 40% है, क्योंकि पंजाब, भारत का पंजाब कटा था ना, 40%। लेकिन उर्दू बोलने वालों की वहाँ पर 2 या 3% है। लेकिन उर्दू बोलने वाले वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं पंजाब के ऊपर, पंजाबियों के ऊपर। पंजाबी नहीं चलने देते। वहाँ के कई स्कूलों में उर्दू वहाँ पे सबको पढ़ाई जाती है, बड़े शौक से पढ़ाई जाती है और बड़े गर्व के साथ पढ़ाई जाती है। पंजाबी वहाँ धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाना बंद किया जा रहा है। जी हाँ, सुन लीजिए, एक स्कूल है, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्कूल है, एक स्कूल ने तो बाकायदा ये आदेश निकाला कि ये जो अभद्र भाषा है पंजाबी के कंटेक्स्ट में, स्कूल के सुनिए, स्कूल ने जो है बाकायदा एक नोटिस निकाला कि अभद्र भाषा जो है स्कूल में ना बोली जाए। तो वो अभद्र भाषा लिखा नहीं था पंजाबी, लेकिन इशारा वही था और मतलब वही था कि स्कूल के अंदर पंजाबी भाषा ना बोली जाए। तो पंजाबी भाषा को अभद्र भाषा कहा गया था कि इस तरह की भाषा ना बोली जाए, और इसको बैन कर दिया गया था। धीरे धीरे स्कूलों में बैन हो रही है। पंजाबी गीत धीरे धीरे वहाँ पर बंद हो रहे हैं। जो पंजाबी टीवी सीरियल्स होते थे, पंजाबी जो चीज़, धीरे धीरे वहाँ पर पंजाबी जो है भाषा खत्म हो रही है। तो आपकी जो माँ बोली है ना, जिसको आप माँ बोली कह रहे हैं, उसको वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। तो जिस देश में आपकी माँ बोली पंजाबी को ख़त्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत में आपकी माँ बोली लगातार बढ़ रही है, आप अपनी माँ बोली के दम पर रॉकस्टार बन गए, तो आप, ये दोनों देश एक नहीं हो सकते। एक में माँ बोली आपकी पंजाबी का क्या अंजाम हो रहा है, एक में किस तरह से फल फूल रही है, तो इस आधार पर दोनों देश एक कभी नहीं हो सकते। अब मैं आपको एक और कारण बताता हूँ क्यों भारत और पाकिस्तान जो है एक जैसे नहीं है। आपने शेरे पंजाब जो है जानते होंगे, महाराजा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है। भारत में शेरे पंजाब जो हैं महाराजा रंजीत सिंह, उनकी गाथाएं किताबों में पढ़ाई जाती हैं, उनके बारे में लोग जानते हैं, उनको किस तरह से आदर से देखा जाता है। पंजाब ही नहीं, पूरे भारत में उनको आदर से देखा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, महाराजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब को सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह को। लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तान का पंजाब है, जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया, वहाँ शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के साथ क्या सलूक होता है उसका वीडियो देखिए, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आप वीडियो देखिए। ये लाहौर फोर्ट का वीडियो है। लाहौर पंजाब में ही है ना, आपके पंजाब में ही है, लेकिन लाहौर, ये जो पाकिस्तान के हिस्से वाला लाहौर है, वहाँ शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति लगी थी। इस मूर्ति को एक बार नहीं, 3 बार अपमानित किया गया। ये वीडियो देखिए, अच्छी तरह से देखिए। 3 बार शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की जो प्रतिमा है, जो लाहौर किले में लगी थी, उसको 3 बार अपमानित करके तोड़ा। सिर्फ तोड़ा ही नहीं गया, उसका माखौल उड़ाते हुए, अपमानित करते हुए तोड़ा गया उसको। और उसके बाद जो है 3 बार जब तोड़ दिया गया, एक बार टूटा, फिर उसको लगाया गया, दूसरी बार तोड़ा गया, फिर लगाया, तीसरी बार तोड़ा गया। उसके बाद जो है वहाँ की जो सरकार है उसने वहाँ से हटा ही दिया, कहा कि भैया यहाँ नहीं लगा सकते। अब ये बताया जा रहा है कि उसको करतारपुर गुरुद्वारे के अंदर जो है, क्योंकि वो एक सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ पे, क्योंकि भारतीय लोग भी जाते हैं, तो वहाँ पर सिखों को दिखाने के लिए वहाँ पे लगा दी है सिखों को, क्योंकि उनको, पाकिस्तान को सिखों को बरगलाना होता है खालिस्तान के नाम पर ना, तो उनको दिखाने के लिए करतारपुर गुरुद्वारे में लगा दिया। लेकिन लाहौर फोर्ट जो है, जो पंजाब की जो पूरी ज़मीन थी, वहाँ पर जो है अब शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा नहीं लगी हुई है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में तो कहीं शेरे पंजाब की प्रतिमा के साथ ऐसा नहीं हुआ, ना हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान एक नहीं है महाराज जी, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, भारत और पाकिस्तान क्यों एक नहीं है, क्यों आप गलत थे, क्यों आप जो है लंबी लंबी फेंक रहे थे, वो भी आपको बता देता हूँ। लाहौर की मैंने बात करी ना, लाहौर में जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का ना, तो कि लाहौर तो पंजाब का ही क्षेत्र था, तो लाहौर में कितने सिख रहते थे आपको जानकारी है? नहीं हो तो सुन लीजिए। तो दोसांझ साहब, दिलजीत दोसांझ साहब, उस वक्त जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद लाहौर में 4 लाख सिख थे, 4 लाख सिख थे वहाँ पर। आज वहाँ कितने हैं? आज वहाँ 4000 सिख बच गए। तो अब आप मुझे बताइए कि 4 लाख सिख पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में 4000 रह गए, बाकी कहाँ गए? तो अगर वो भारत और पाकिस्तान एक होते तो क्या वहाँ 4 लाख सिख जो हैं, आज तो उनकी गिनती जो है करीब करीब 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख होनी चाहिए थी, 30 लाख होनी चाहिए थी, 50 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन आज वहाँ 4000 सिख बचे हैं। अब भारत और पाकिस्तान एक क्यों नहीं है? भारत में जो सिख थे
वो आज उनकी तादाद कितनी है? आज सोच लीजिए, भारत में जो सिख बंटवारे के समय थे, आज उनकी तादाद हजार कई गुना बढ़ चुकी है। और सिर्फ सिख नहीं, भारत के अंदर जो मुसलमान थे उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। तो अगर भारत के अंदर सिखों की तादाद बढ़ रही है बंटवारे के बाद से, और भारत के अंदर जो है मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिखों की तादाद कम हो रही है, हिंदुओं की तादाद कम हो रही है, तो दोनों देश एक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ये एक और उदाहरण है। एक और अब आपको उदाहरण बताता हूं और एक और आपको खबर बताता हूं। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर हर साल अमूमन 1000 हिंदू और सिख जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है। उनको किडनैप करके उनका बलात्कार किया जाता है, और उनका किडनैप करके बलात्कार करके उनका जबरन निकाह करवा दिया जाता है, और उनका धर्मांतरण हो जाता है। और इस धर्मांतरण के कारण सिख वहाँ धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो ये वहाँ पर होता है जो सिख बच्चियाँ हैं उनके साथ। भारत में सिख बच्चियों को इस तरह से नहीं होता कि उनको उठा करके उनका जबरन निकाह कराए, उनका बलात्कार हो, उनका धर्मांतरण हो, ये नहीं होता। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान एक नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है, आए दिन हो रहा है। मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रहा था, ये तो मैंने आपको बताया 1000, ये तो पाकिस्तान का अखबार डॉन कहता है। और एक और मैं रिपोर्ट आपको बता देता हूँ, बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था। बीबीसी ने कहा 1000 दिन में करीब 1300, बीबीसी की रिपोर्ट है, वो तो आप मान जाओगे ना, क्योंकि आप लोगों को बीबीसी पे ज़्यादा भरोसा होगा। तो 1000 दिन में बीबीसी कहता है कि 1000 दिन में 1300 लड़कियां जो है सिख और जो हिंदू लड़कियां हैं उनको कन्वर्ट किया गया, उनको उठाया गया, और इस तरह से उनको निकाह ज़बरदस्ती करा गया। और ये 1300 जो है ये ऑफिशियल डेटा है। यही रिपोर्ट कहती है कि अनऑफिशियल डेटा 3000 का है। यानी आप मान लीजिए कि हर रोज एक दिन में 3 हिंदू और सिख बच्चियों को जबरन उठाया जाता है, उनका जबरन निकाह कराया जाता है, बलात्कार किया जाता है, और फिर उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनका धर्म खत्म कर दिया जाता है। तो फिर भारत और पाकिस्तान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर जो है ननकाना साहब की ग्रंथी जो हैं, उनकी बेटी तक को उठा लिया गया था। उनकी ननकाना साहब जो वहाँ पर गुरुद्वारा है, उसकी जो ग्रंथी है, ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए और उसका जबरन निकाह करवा दिया गया। तो भारत और पाकिस्तान क्या क्या बात कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान एक हो ही नहीं सकते। कहाँ पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवादी देश है, कहाँ भारत जो है वो शांति प्रिय देश, कभी किसी पर हमला नहीं करता, अटैक नहीं करता। दोनों देशों को आप एक साथ कर, मतलब दोनों देशों को एक साथ खड़े करने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को जो है दुनिया भर में निर्यात करता है, क्या भारत ऐसा करता है? आप एक आतंकवादी देश से भारत की तुलना कर रहे हैं, मतलब ये शर्मनाक है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो दिलजीत दोसांझ का ये बयान न सिर्फ फैक्ट्स से बिल्कुल परे है, हवाई है, जो है वो सीधा सीधा जो है वो लंबी लंबी फेंक रहे थे। उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, और इसीलिए अपनी अज्ञानता में, या फिर रेहान सिद्दीकी को के कर्ज उतारने के चक्कर में, या जो पाकिस्तानी जो उनकी टिकट खरीद कर उनको सुनने आते हैं, उनका कर्ज उतारने के चक्कर में उन्होंने ये सब कुछ कह दिया। नहीं तो उन्होंने जो कुछ कहा वो निरा बकवास है, कोरी बकवास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस तरह की अमन की आशाओं की बहुत कोशिशें लोगों ने की थी, लेकिन पाकिस्तान हर अमन की आशा के बाद कभी वो जो है पुलवामा देता है, कभी वो मुंबई में आतंकवादी हमला करता है, कभी वो पंजाब में आतंकवादी हमला करता है, कभी वो सरोजनी नगर में करता है, कनॉट प्लेस में करता है, कभी वो जो है संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी में करता है। हर अमन की आशा के बदले में पाकिस्तान जो है उसका जवाब जो है आतंकवादी हमले से देता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान की बराबरी हो ही नहीं सकती। यहाँ से बस ले जाई जाती है, लाहौर जो ले जाई जाती है कि भाई दोस्ती 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 अटल जी ने करा था, और उसके बदले में क्या होता है? उसके बदले में वो करगिल हमें मिलता है। तो पाकिस्तान और भारत एक देश कभी हो नहीं सकते, एक जैसे हो नहीं सकते। दरअसल ये पूरा जो है ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी एक लड़की आई और वो आपसे इनाम ले लिए, ठीक है। पाकिस्तान के लोग सारे, मैं ये भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान के सारे लोग आतंकवादी मानसिकता के नहीं होते। पाकिस्तान में बड़े अच्छी मानसिकता के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और वो जो लड़की है वो भी अच्छी होगी, मैं नहीं इस बात से इनकार कर रहा। लेकिन आपको ये सब भाषणबाजी देने की क्या ज़रूरत थी? आप नेतागिरी करने के चक्कर में क्यों आ गए? आपने ये जो है आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट जाके किया, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। आप उसको इनाम दे रहे थे, कह देते भाई पाकिस्तानी हैं और चलिए अच्छा बात है, आप हमारे पड़ोस से हैं, हमारी पड़ोस से हैं, ईश्वर आपको खुश रखे, ईश्वर आपको, खुदा आपको खुश रखे और आप तरक्की करें, ये सब कुछ कह के ख़त्म कर सकते थे। लेकिन सीधा सीधा वो पाकिस्तान से बराबरी करने लगते हैं भारत की। मुझे लगता है ये जो है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट था, और ये जो है वो बड़बोलापन था, और ये नेतागिरी करने के चक्कर में वो ये सब बात बोल गए।
अब अंत में आपको चलते चलते एक बात और बता देता हूँ दिलजीत दोसांझ जी, फिर कहता हूँ भारत और पाकिस्तान एक नहीं हो सकते। जब बंटवारा हुआ था ना, ये जानकारी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान वाले पंजाब में 20,000 जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, जो सिख थी और हिंदू थी, 20,000 महिलाएं जो है फंसी हुई थी। उनकी इज्जत जो है वो उनकी इज्जत लूटी जा रही थी और 20,000 वहां पे फंसी हुई थी किसी तरह से। उनकी जान जोखिम में थी, उनकी इज्जत जोखिम में थी। और उस वक्त जो है भारत बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान इधर, पंजाब इधर भी था, पंजाब उधर भी था। भारत के पंजाब में कुछ नहीं हुआ। भारत के पंजाब में सब महिलाएं सुरक्षित थी। वो चुपचाप या तो चली गई पाकिस्तान या फिर वो भारत में ही बस गए। बहुत सारे मुसलमान यहाँ सब सुरक्षित थे, लेकिन वहाँ 20,000 जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, हिंदू और सिख, उनकी इज्जत और जान जोखिम में थी। उस वक्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री थे और सरदार जो है बलदेव सिंह उनके रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ने उस वक्त आरएसएस को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कहा कि किसी तरह से, आरएसएस से मदद मांगी कि किसी तरह से आप इन 20,000 महिलाओं को, इन लड़कियों को भारत सुरक्षित ले आइए, इनकी इज्जत और इनकी जान खतरे में है। तो आरएसएस से मदद मांगी थी क्योंकि आरएसएस का अपना एक नेटवर्क था। आरएसएस के कार्यकर्ता ज़मीन पे काम कर रहे थे और ये पूरे इसके प्रमाण आ चुके हैं। ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तब आरएसएस के लोग गए थे और उन्होंने, आरएसएस के लोगों ने जाकर इन 20,000 महिलाओं को वहाँ पंजाब का पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, वहाँ से सुरक्षित निकाल कर लाए थे। तो ये जो पाकिस्तान का पंजाब है ना और जो हिंदुस्तान का पंजाब है, ये दोनों एक नहीं है। महाराज कृपा करो, इस तरह के बोल ना बोला करो और अननेसेसरी जो है अपने आप को नेता बनने की कोशिश मत करो। जब नेता बन जाओ, आइए नेतागिरी करिए, तब आपके जो बयान होंगे आपको उसका नेता की तरह से पब्लिक जवाब देगी। लेकिन अभी जो है कलाकार के वेश में जो है इस तरह की हरकतें मत कीजिए। और अब अंत में चलते चलते मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और वो किसी ने ट्वीट किया तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी और वो संदेश सब तक पहुँचना चाहिए कि जो है ये जो लोग होते हैं ना, खिलाड़ी होते हैं किसी भी खेल वाले, वो कहते हैं जी ये तो खेल, तो जो है खेल का कोई मतलब नहीं है जी, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी का खेल से क्या मतलब है जी। खेल तो हम खेलेंगे, क्रिकेट खेलना चाहिए हमको, बाकी सब खेल खेलने चाहिए, क्योंकि ये जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई है इससे जो खेल का क्या मतलब है। खिलाड़ी कह देते हैं, जो फिल्म स्टार है वो कह देते हैं कि भाई ये तो हम तो फिल्म स्टार हैं, फिल्मों का जी कलाकार का क्या मतलब है जी। कला तो जोड़ने के लिए होती है, कलाकार का क्या मतलब है। कला पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो, सब एक एक हैं जी। ये लड़ाई तो जो है हमारी नहीं है जी, ये तो लड़ाई जो है दोनों देशों की, इससे हमें मतलब नहीं। कलाकारों को साथ काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए और उसके बाद बॉलीवुड में धड़ाधड़ वो लोग काम करना चाहते हैं। इसी तरह से जो गायक लोग कहते हैं कि हमारी तो भाषा एक है जी, हमारी तो बोली एक है जी, हम तो पंजाबी गाते हैं, हम तो वो भी पंजाबी सुनते हैं, हमारी तो भाषा बोली एक है, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं। जो लड़ाई जो है ये तो जो है दो देशों की लड़ाई, से हमारा क्या मतलब है। तो किसी ने कहा था कि लड़ाई क्या भारत के सैनिकों की लड़ाई है, ये दो देशों की लड़ाई। ऐसा नहीं है कि वो सैनिक जो है वहाँ पे जो जान दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं। रोज़ आए दिन जो जवान शहीद होते हैं, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान देते हैं, वो किसके लिए देते हैं। वो हमारे लिए देते हैं, आपके हमारे लिए देते हैं, हमारी हिफाजत के लिए देते हैं। वो उनका घर का झगड़ा नहीं है। वो वहाँ पे जितने लोग जाते हैं ना लड़ने के लिए सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, वो अपने घर का झगड़ा सुलझाने नहीं जाते। उनके पैसे उठा के नहीं ले गए पाकिस्तानी, उनकी ज़मीन नहीं ले गए। वो जाते हैं देश के लिए, जाते हैं लड़ने। तो अगर देश के लिए एक सैनिक लड़ रहा है तो आप कम से कम उस सैनिक की पीठ में खंजर मत भोंकिए। वो सैनिक आपकी और हमारी हिफाजत के लिए लड़ रहा है, उस सैनिक की पीठ में खंजर मत भोंकिए ये कह के कि ये तो दो देशों का झगड़ा है जी, सीमाओं का तो कोई मतलब ही नहीं, ये पॉलिटिशियंस की लड़ाई है, हमारा कोई मतलब नहीं। ना ये पॉलिटिशियंस की लड़ाई है या ना ये सैनिकों की लड़ाई है, ये दो देशों की लड़ाई है। और दो देशों की भी लड़ाई नहीं, भारत तो जवाब दे रहा है। ये एक आतंकवादी देश से भारत को बचाने की लड़ाई है, और कम से कम इसमें उस आतंकवादी देश से भारत की तुलना मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।